ट्रेन की आखिरी बोगी भी गुजर गई और सीटी की आवाज कानों में गूंजी और फिर वो अंधेरे में गुम हो गई। इस लम्हे मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाए। मुझे यकीन था कि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के अंदर अंदर ट्रेन वालों को मेरे गायब होने का पता चल जाएगा और फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में पुलिस, CID और फौज अलर्ट हो जाएगी। अंधेरा इतना गहरा था कि मैं अपनी उंगलियां भी ना देख सकता था। बस चांद की हल्की रोशनी थी जिसे मैंने अपना रहनुमा बनाया। रेलवे लाइन से दूर भागते हुए मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मेरे अपने कदमों की धमक और दिल की धड़कन। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं ट्रैक से काफी दूर निकल आया हूं। मैंने रुक कर सांस सीधी की और चांद की समत देखकर अपना रुख शुमाल की तरफ मोड़ दिया। शुमाल ही मेरा रास्ता था, कश्मीर की तरफ। चंद मिनट बाद एक कच्चा रास्ता मिला। दिल ने कहा, यही ले जा रहा है तुझे मंजिल की तरफ। मैं इस पर चल पड़ा। अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि अचानक मशरिक और जुनूब की जानिब से रोशनियों के हाले उभरते दिखाई दिए। लम्हे भर को लगा कि शायद कोई गांव हो, लेकिन फौरन दिल ने कहा, नहीं, ये गांव नहीं, ये तुझे ढूंढने वाले हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। हाँ, भारतीय हुकूमत को मेरे फरार की खबर हो गई थी। अटारी पर मेरे फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर ली गई थी। सुबह के अखबार में जब ये छुपते तो फिर बचने का कोई रास्ता ना रहता। यही रात थी, यही चंद घंटे थे जिनमें मुझे उनके शिकंजे से दूर निकल जाना था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। रोशनियों का दायरा फैलता जा रहा था और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। दिल में एक ही दुआ थी, अल्लाह अब तो ही बचा ले। भागते भागते अचानक मुझे याद आया कि मेरे बैग में सब कुछ है, पासपोर्ट, पैसे, कुरान मजीद और तस्बीह। अगर ये उनके हाथ लग गया तो वो मेरे हर नक्श कदम तक पहुंच जाएंगे। मैंने भागते भागते बैग खोला, पासपोर्ट और पैसे जेब में डाले और बाकी सामान बैग में रहने दिया। करीब एक दरख्त नजर आया, मैंने वो बैग इसकी शाख पर लटका दिया। सोचा कि शायद इससे मेरा बोझ हल्का हो जाएगा और रफ्तार तेज होगी, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अभी मैं थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि रोशनियों का हुजूम सीधा इस दरख्त के पास आ रुका। दिल जैसे सीने में बंद हो गया। जीपों के ब्रेक चरचराए और फिर 4 भारतीय पुलिस की गाड़ियां वहां रुक गईं। उनके शोर और रेडियो की खड़खड़ाहट से जमीन भी कांप रही थी। कुछ लम्हे बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो बैग उनके हाथ लग गया है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उनकी रोशनियों का रुख सीधा मेरी तरफ मुड़ गया। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, दौड़। मैंने पूरी ताकत लगा दी। हुआ मेरे कानों के पास चीखती हुई गुजरी। पीछे से जीपों के इंजन की आवाजें और सपाट लाइट्स की रोशनी मेरा पीछा कर रही थी। एक लम्हे को मेरा ही विला उनके सामने आया और मैंने देखा कि वो चीखे, वो रहा, भागो। दिल की धड़कन कानों में धमाकों की तरह सुनाई देने लगी। मुझे सामने एक मकान नजर आया, आम सा देही मकान, लेकिन ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। मैं जानता था अंदर जाने का मतलब कुत्तों का खतरा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बाहर रुका तो मौत यकीनी थी। मैंने हिचकिचाहट छोड़ दी और दीवार फलांग कर अंदर कूद गया। अंदर सहन में भूसे का एक बड़ा ढेर नजर आया। मैं झपट कर इसमें घुस गया। जितना अंदर जा सकता था गया। भूसे के जर्रे मेरे चेहरे से चिपक गए, नाक और मुंह में घुस गए, लेकिन मैंने हिलना तक गवारा न किया। खुशकिस्मती से मकान बंद पड़ा था। 5 मिनट बाद पुलिस की जीपें घर के बाहर रुक गईं। मेरे कानों में उनके बूटों की धमक और रेडियो पर चीखती आवाजें पड़ीं, घर घेर लो, वो अंदर है। मेरे पसीने ने कपड़े भिगो दिए। अल्लाह के सामने दिल में बस एक ही दुआ थी, अल्लाह आज मुझे अपने सुपुर्द कर ले। सिपाही दीवारें फांद कर अंदर आए। उनकी टार्ची हर कोने को कुतरने लगे। सहन में कदमों की चाप करीब आती गई। 2 सिपाही सीधे भूसे के ढेर पर आ गए। मेरा दिल सीने में जैसे रुक गया। उन्होंने लाठियां मारकर भूसे को उधेड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इतना अंदर घुसा था कि वो हिस्सा दीवार से लगा हुआ था। वहां से थोड़ी सी दर्जों के बीच हुआ आ रही थी। उन्हीं छूटी दर्जों से मैं जरा सा बाहर भी देख सकता था। वहां से मैंने देखा कि पुलिस वाले एक दूसरे से बहस कर रहे हैं। यही है वो, मैंने साए में इसे छुपते देखा है। नहीं, शायद वो आगे निकल गया हो।
उनके शोर ने करीब के गांव वालों को भी बेदार कर दिया। गांव के मर्द और औरतें डरे बाहर आए, लेकिन पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। सिर्फ सिपाहियों की खोज जारी रही। मैं दम साधे लेटा रहा। मेरे दिल की धड़कन ऐसे थी जैसे कोई तबल बज रहा हो। चंद लम्हे मौत और जिंदगी के बीच मुअल्लक थे। कुछ देर बाद पुलिस घर के दूसरे कमरों में घुस गई और फिर वो गांव के घरों में तलाशी लेने निकल पड़े। मुझे अंदाजा हुआ कि खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद को भूसे से निकाला। पूरा जिस्म पसीने और खाक में अटा हुआ था। बाहर एहतियात से झांका तो देखा कि एक जीप अब भी घर के बाहर खड़ी है। मैंने आहिस्तगी से मकान की दीवार पर चढ़ना शुरू किया। दिल हर कदम पर कहता था, अगर जरा सी भी आवाज हुई तो मौत है, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल रही। मैं छत पर पहुंच गया। छत पर एक मोमबत्ती थी। मैं आहिस्ता से वहां गया और पानी की टैंकी के पीछे दबक गया। ये जगह इतनी पोशीदा थी कि जब तक कोई खास तौर पर टैंकी के पीछे ना देखे मुझे ढूंढना नामुमकिन था। मैं वहां लेट गया। नीचे पुलिस की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए भी सस्ता ना सका। दिल कह रहा था कि सुबह से पहले पहले मुझे यहां से निकलना होगा, वरना अगला सूरज मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज होगा। अंधेरी रात में पानी की टैंकी के पीछे दबका में बस एक ही बात दोहराता रहा, अबू, अपने जो वसीयत की थी इसकी हिफाजत के लिए मैं यहां हूं। अल्लाह मुझे कामयाब करे। थोड़ी देर बाद पुलिस फिर इसी घर में आ गई और इस बार उन्होंने गांव से चंद आदमी भी लाए थे और उन्होंने मिलकर भूसे के ढेर को तलपट कर डाला। अगर मैं वहां पर ही रहता तो इस बार मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। रात की सियाही अब कुछ हल्की हो रही थी। मशरकी किनारे पर हल्की हल्की सफेदी उभरने लगी थी। मैं अब भी पानी की टैंकी के पीछे दबका हुआ था। नीचे पुलिस वालों की चाप और उनके रेडियो की करख्त आवाजें सुन रहा था। हर लम्हा मुझे लगता कि अभी कोई सिपाही मोमबत्ती पर चढ़ आएगा और मुझे जिंदा आ मुर्दा घसीट ले जाएगा। लेकिन फिर अचानक शोर मध्यम होने लगा। एक जीप के इंजन ने गरज कर स्टार्ट पकड़ी, फिर दूसरी की। लम्हा भर में बाकी सिपाहियों की आवाजें भी दूर जाने लगे। मैंने एहतियातन थोड़ी देर और इंतजार किया। दिल ही दिल में बोला, अल्लाह, अगर ये तेरा करम है तो मुझे अब आगे बढ़ने की हिम्मत भी दे। जब यकीन हो गया कि पुलिस वाकई वापस जा चुकी है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता मोमबत्ती से उतरा। कदमों की चाप ना हो इसके लिए सांस तक काबू में करनी पड़ी। सहन में उतरा तो एक लम्हे को अजीब सा सुकूत महसूस हुआ, जैसे ये मकान बरसों से वीरान हो। पुलिस वालों ने मकान के ताले तोड़ दिए थे, इसलिए मैं एक कमरे में आ गया। लगता था कि मालिक मकान कहीं दूर गया है और गांव में इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। कमरा एक गरीब फैमिली का मस्कन मालूम हो रहा था। मैंने कमरे के एक कोने में झांका तो पुराने कपड़ों का ढेर पड़ा था। कपड़ों के साथ एक सिख की पुरानी पगड़ी भी रखी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। यही मौका था अपना हुलिया बदलने का। इसी लम्हे फिजा में आवाजें गूंजने लगे। दौर से भजन कीर्तन की तानें आ रही थीं। राम नाम, वान गुरु की आवाजें हुआ के दोष पर बहती आ रही थीं। करीब ही किसी गुरुद्वारे आ मंदिर में सुबह की इबादत शुरू हो गई थी। ये आवाजें सुनकर मेरे दिल पर एक और खौफ छा गया। मैं एक अजनबी जमीन पर था, दुश्मन के बीच में, और जरा सी पहचान मेरी मौत बन सकती थी। मैंने जल्दी से कपड़ों के ढेर में से एक मेला सा करता और ढीला ढाला पाजामा निकाल लाया। कपड़ों पर मिट्टी और बाव बसी थी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ना था। फिर मैंने चूल्हे से थोड़ी सी कालक ली और अपने चेहरे पर हल्की हल्की मिल दी। आईना तो था नहीं, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि अब चेहरे की पहचान कुछ धुंधला गई है। आखिर में वो पगड़ी अपने सर पर बांध ली। पगड़ी बांधते हुए दिल कांप रहा था। वो अल्लाह, ये क्या रूप धार रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये हुलिया मेरा बचाव बने तो ये भी तेरी हिकमत है। पैसे निकाल कर गिने तो वो 900 रुपए थे। अभी तक के लिए काफी थे, आगे क्या होता है तब देखा जाएगा। पासपोर्ट अपने कपड़ों से निकाल कर करते की जेब में रख लिया। ये मेरे पास सबसे बड़ा खतरनाक निशान था, लेकिन मैं इसे जाया नहीं करना चाहता था। भूसे के तिनके मेरे जिस्म से भी चुपके थे, लेकिन मैं वहां ज्यादा देर तक रुकने का खतरा नहीं मोल ले सकता था। मैंने अपने उतारे हुए कपड़े गठरी बनाए और जाने के लिए तैयार हो गया। अब मैं एक आम सा सिख नौजवान लग रहा था।
कपड़े बदलकर जब सहन में निकला तो मेरा कदम जरा मजबूत था। दिल को जैसे थोड़ा सहारा मिल गया था। मैंने दरवाजे के करीब पहुंचकर बाहर झांका। गांव आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। कहीं कहीं धुएं की बारीक लकीर आसमान की तरफ उठ रही थी। मिट्टी के चूल्हों पर औरतें सुबह का नाश्ता तैयार कर रही थीं, कहीं कड़ाही में पराठे तुलने की खुशबू हवा के झोंकों के साथ आ रही थी। फिजा में साथ ही एक और आवाज गूंज रही थी, भजन और गुरबानी के पाठ की। गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर से निकलती हुई ओ वान गुरु की ताने हुआ को चीरती हुई गांव के कोने कोने में फैल रही थी। ये सब देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर मंजर मुझे अपनी अजनबियत का एहसास दिला रहा था। यहां सब एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के चेहरे पहचानते थे, और मैं एक अजनबी था दुश्मन की जमीन पर। अगर किसी ने जरा सा भी शक कर लिया तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने एक चक्कर काटने का फैसला किया ताकि गांव की मरकजी गलियों में ना जाऊं। मैंने कपड़ों की गठरी उठाई और जल्दी से पिछली दीवार पे अंद और बाहर आ गया। कच्चे रास्ते से घरों के पीछे पीछे चलते हुए मैं बाहर की तरफ बढ़ा। दीवारों के साथ साथ लगकर चलना पड़ रहा था। कई बार यूं लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक दफा तो एक छोटी बच्ची ने मुझे देखकर चौंक सा दिया। वो सहन में खड़ी अपनी गुड़िया से खेल रही थी। मेरी तरफ देखकर अचानक राग गई। इसकी आंखों में मासूम हैरत थी, जैसे पूछ रही हो कि ये कौन है। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने जल्दी से पगड़ी को जरा ठीक किया, कदम तेज किए और आगे बढ़ गया। शुक्र था कि वो बच्ची कुछ बोली नहीं, वरना मामला वहीं बिगड़ सकता था। जब मैं दीवारों के पीछे पीछे निकलकर गांव के कच्चे किनारे पर पहुंचा तो सामने एक खेत आ गया। खेत में सरसों के पौधे हल्की हल्की रोशनी में लहलहा रहे थे। मैंने सर झुकाकर लेकिन अर्ध गिर्द से मुकम्मल बाखबर रहकर उनके बीच बनी पगडंडी पर चलना शुरू किया। सरसों के पीले फूल मेरे कद को तो नहीं ढांप रहे थे, लेकिन फासले से देखने वाला मुझे मुश्किल से पहचान सकता था। रास्ते में एक कचरे के गड्ढे में अपने उतारे हुए लिबास की गठरी फेंक दी और फिर चलने लगा। काफी देर इस तरह चलने के बाद मैं गांव से काफी बाहर निकल आया। अब मेरे सामने एक कच्चा रास्ता था जो हल्की सी चढ़ाई की तरफ जाता था। वहां से गांव की छतें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने पलटकर एक नजर डाली तो गांव अब पीछे रह गया था। भजन की आवाजें भी मध्यम पड़ने लगी थीं। दिल ने कहा, अब जल्दी कर, ये वक्त तुझे मजीद मौका नहीं देगा। रास्ता चलते चलते मैंने एक छोटा सा ढाबा देखा जो सड़क के किनारे बना था। लकड़ी की बेंचें और चारपाइयां बिछी हुई थीं। एक तरफ चूल्हे पर देगची में चाय उबल रही थी और परोठों की खुशबू दूर तक फैली हुई थी। मेरे कदम थम गए। भूख अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। रात भर के भागने छुपने और खौफ ने मेरे जिस्म को तोड़ डाला था। मुझे अंदाजा था कि अगर अभी कुछ न खाया तो शायद मैं ज्यादा दूर ना जा सकूं। लेकिन ढाबे तक जाना एक और इम्तिहान था। वहां बैठे हर शख्स की आंखें मुझे छलनी कर सकती थीं। अगर किसी ने जरा सा भी शक कर लिया तो पुलिस तक खबर पहुंचने में देर ना लगती। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और हुलिया पर नजर डाली। पुराने कपड़े, चेहरे पर कालक की हल्की तह और सर पर बांधी गई सिखों की पगड़ी, ये सब कुछ मेरा सहारा था। मैंने गहरा सांस लिया और कदम बढ़ा दिए। ढाबे के पास पहुंचते ही एक किसान ने मेरी तरफ देखा। दिल कांप गया, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, आओ भाई जी, सुबह सुबह भूखे ना रहो, परांठा ती लस्सी खा के जाओ। इसकी मुस्कुराहट ने मेरा बोझ हल्का कर दिया। मैं चारपाई पर बैठ गया। चारों तरफ लोग अपने अपने काम की बातें कर रहे थे। कोई खेतों के पानी की फिक्र में था, कोई बीज बोने की। किसी को मेरा कोई ध्यान न था। थोड़ी देर बाद ढाबे वाले ने मेरे सामने पराठे और लस्सी रख दी। मैंने अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। नवाले हल्क से उतरते ही जिस्म में तवानाई लौटने लगी, लेकिन दिल अब भी डरा हुआ था। बार बार ख्याल आता था कि कहीं कोई पुलिस वाला ना आ जाए। मैंने जल्दी जल्दी पराठे के आखिरी नवाले को लस्सी के घूंट के साथ निगला और आस्तीन से मुंह साफ किया। जिस्म को जैसे नई तवानाई मिल गई थी, लेकिन दिल अभी भी ढोल की तरह बज रहा था। खाने के बाद जब मैंने उधर उधर नजर दौड़ाई तो सामने एक पुरानी ईंटों की दीवार पर बड़ा सा बोर्ड नजर आया। इस पर लिखा था, गोरो संगत ढाबा, गांव चमकोर। मैं चौंक गया।
चमकोर मेरे जहन में जैसे बिजली को नदी। बचपन में अबू ने कई बार इस गांव का जिक्र किया था कि यहां सिखों और मुगलों की बड़ी लड़ाई हुई थी। मुझे लगा जैसे जमीन खुद मुझसे कह रही हो कि ये राहें हमेशा खून और कुर्बानी से रंगी रही है। मैंने एक लम्हे को सोचा कि ये इत्तेफाक है या इशारा। दिल लरस गया, लेकिन साथ ही एक अनजानी हिम्मत भी महसूस हुई। इसी लम्हे ढाबे के कोने पर एक और बोर्ड पर नजर पड़ी। धूल और धुएं में छुपा हुआ, लेकिन साफ पढ़ा जा सकता था, सरहिंद 12 किलोमीटर। मेरी सांस रुक गई। सरहिंद। अब मुझे पहली बार यकीन से पता चला कि मैं कहाँ हूं। मैं हरियाणा की सरजमीन में था, सरहिंद के करीब। मेरा दिमाग एकदम कलाबाजियां खाने लगा। अगर सरहिंद 12 किलोमीटर दूर है तो फिर लुधियाना ऊपर की तरफ होगा, और मुझे पहले वहां पहुंचना था, और वहां से जालंधर, फिर पठानकोट। नक्शा मेरे दिमाग में खुद ब खुद बनता जा रहा था, लेकिन नक्शे के साथ खौफ की एक लकीर भी थी। हर स्टेशन पर, हर नाके पर पुलिस और CID के सिपाही मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शायद मेरी तस्वीर तक बांट दी गई हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, अब ट्रेन या बस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सफर पैदल ही तय करना होगा। दिन को छुपना और रात को चलना होगा। खेतों और पगडंडियों से, गांव और कस्बों से दूर। मैंने पैसे अदा किए और ढाबे से निकल आया। बाहर निकलते ही धूप की हल्की हल्की किरणें फैल रही थीं। परिंदों की चहचहाहट और दूर खेतों में किसानों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आम आदमी के लिए ये सुबह कितनी पुरसुकून थी, लेकिन मेरे लिए हर लम्हा एक कट्टारह था। गांव के किनारे पहुंचते ही मैंने एक बार फिर पगड़ी जरा और किस ली। फिर खेतों के बीच से होता हुआ लुधियाना वाली साइड पर आगे बढ़ा। मेरे कदम मोहतात थे, आंखें हर तरफ दौड़ रही थीं। दिल बार बार कह रहा था, अगर जिंदा बचना है तो रास्ता यही है। अबू की वसीयत है, कश्मीर तक पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो।